आज जो ये वीडियो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेगी और वो टॉपिक जो है आज का जो हमारा पूरा बैंकिंग सिस्टम है या कोई भी सिस्टम है वो उस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझता है। उस टॉपिक का नाम है असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, कि किस तरीके से अपने कैश फ्लो की मैचिंग करें। क्या मैचिंग होती है कि असेट से आने वाला पैसा, मतलब जो असेट है वो जो पैसा जनरेट कर रहा है, जो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, जो प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, उससे लायबिलिटी को कैसे मैनेज किया जाता है। ये बात आप सीखेंगे आज की वीडियो में मिस्टर विशाल शंकर से। इसको हम नाम देते हैं जनरली एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, पर आज इस वीडियो के द्वारा ये सीखेंगे कि इसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो को देखिएगा, पेन पेपर साथ में रखिए, अपनी टीम को साथ में रखिए, नोट्स बनाइए, बार बार देखिए और उसमें इंप्लीमेंटेबल स्ट्रैटेजीज निकालिए। बर्निंग प्रॉब्लम की सोल्यूशन। आज की हमारी बर्निंग प्रॉब्लम है क्यों निकलता है व्यापारियों का दिवाला। मेरे इस कोर्स का ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करिएगा और एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो की एंड में मैं आपको वो बात बताने वाला हूं जिससे आपको पता चलेगा कि क्यों इतने सारे व्यापारियों का दिवाला निकल गया और कैसे आप अपने व्यापार का दिवाला निकलने से बच सकते हैं। दिवाला निकलने का सबसे मेन रीजन ये होता है कि बैलेंस शीट के अंदर अगर एसेट साइड और लायबिलिटी साइड दोनों साइड आप एग्रेसिव हो जाते हो तो आपका दिवाला निकलना निश्चित है। अब क्या मतलब है एग्रेसिव होने का? एग्रेसिव होने का ये मतलब है कि अगर हम लायबिलिटी साइड की बात करें तो यदि आपने धंधा करने के लिए बहुत सारा पैसा उधार लिया है, बहुत सारा बैंक से लोन लिया हुआ है, बहुत ही सारा जो है आप ब्याज भर रहे हो और उसके सामने आपकी उतनी इनकम नहीं है, आपकी उतनी आमदनी नहीं है, तो वहां पर आप एग्रेसिव हो गए। उसे कहते हैं एग्रेसिव होना लायबिलिटी साइड पे। आइए समझते हैं एसेट साइड पे एग्रेसिव होना क्या होता है। देखिए, पैसों की लागत कम करने के लिए व्यापारी ने माल रखना बंद कर दिया, उधारी देनी बंद कर दी, बैंक में कम से कम पैसा रखने लगा, यानी कि वो एसेट साइड पे एग्रेसिव हो गया, अपनी कंपनी को एकदम से एसेट लाइट करता चला गया। अब यहां पर भी जो है अगर आप एग्रेसिव हो जाते हो तो आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल आ सकती है। समझदार व्यापारी का काम क्या है? समझदार व्यापारी का काम है कि वो यदि एक साइड पर एग्रेसिव है तो दूसरे साइड पर वो कंजर्वेटिव हो जाए। यदि वो लायबिलिटी साइड पर एग्रेसिव है और बहुत ज्यादा लोन लेके बिजनेस कर रहा है, फिर उसके लिए जो आया हुआ पैसा है उसे धंधे में इन्वेस्ट करना ही समझदारी का काम होता है। कई सारे व्यापारी सुसाइड कर लेते हैं, आजकल हम स्टोरी सुन रहे हैं। ऐसा सब क्यों होता है? क्योंकि लायबिलिटी साइड पे एग्रेसिव होने के बाद सारा पैसा धंधे से बाहर लगाकर कहीं चले जाते हैं वो लोग। मतलब कि धंधे के नाम पे आपने बहुत सारा बैंक से कर्जा तो ले लिया, लेकिन वो पैसा धंधे में नहीं लगाया, किधर और लगा दिया। प्रॉपर्टी खरीद ली, शेयर खरीद लिए, ससुर जी को दे दिए, कुछ भी कर दिया। अगर एसेट साइड की हम बात करें तो एसेट साइड क्यों होता है? बिजनेस में एसेट साइड इसलिए होता है कि ग्राहक की संतुष्टि हो सके, कस्टमर हैप्पी हो सके। बिकॉज यदि आपके पास माल ही नहीं है, यदि आपके पास कैपेसिटी ही नहीं है कि आप उसको उधारी दे सके, तो आप धंधा क्यों कर रहे हैं? सोचने वाली बात। अगर आपके पास फैक्ट्री में अच्छे मशीन नहीं है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है और ये सब चीजों में इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो क्या आप ऐसे ही पैसा बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आइए समझते हैं क्या होता है एक साइड पर एग्रेसिव होना और दूसरे साइड पे कंजर्वेटिव होना। मान के चलिए कि आपके पास कम पैसा था, जब भी आपने धंधा शुरू किया बैंक से ज्यादा पैसा उठाया। तो अब जब बैंक से ज्यादा पैसा उठाया तो आपका फर्ज बनता है कि आप अच्छी इन्वेंट्री रखें, अच्छी उधारी दें, सामने उतना कैश रखें, ताकि आपका बिजनेस जो है उसका रोलिंग घूमता रहे और ब्याज चुकाने के लिए रेगुलरली आपको पैसा मिलता रहे। यहां पर बड़ी समस्या है। मेरे को एक व्यापारी मिला, बोलता है साहब टर्नओवर करने के चक्कर में इतना लोन ले लिया कि आज खाली लोन की किस्त चुकाने के लिए मुझे टर्नओवर करना पड़ता है और जितनी मेरी कमाई है, जितना मेरा मार्जिन है, वो तो बैंक का मैनेजर ब्याज स्वरूप ही लेके जा रहा है। अब ये प्रॉब्लम है। अब ये क्यों प्रॉब्लम है? बिकॉज ये जो है इसको ओवर ट्रेडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग करने से क्या होता है कि जरूरत से ज्यादा पैसा ब्याज पे उठाया और ब्याज चुकाने के लिए जरूरत से ज्यादा टर्नओवर किया। अब इसमें यदि एक भी ग्राहक फेल हो गया तो प्रॉफिट तो सारा गया, ब्याज भी गया
और बैंक की किस्त चुकाने के लिए पैसा भी गया। अब कहां से लाओगे पैसा? तो लिमिट, जो बैंक आपको लिमिट देती है पैसा बोरो करने की, वो क्यों देती है? इसी कारण से देती है। एसेट साइड पे देखो, यदि आपके पास माल ही नहीं है, यदि आप उधारी देते ही नहीं हो, धीरे 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 आपका जो मेन एसेट है धंधे का, जिसको हम कस्टमर के नाम से बुलाते हैं, वो भाग जाएगा। और अगर धंधे में कस्टमर ही नहीं रहेगा तो साहब आप खाली दुकान पे बैठ के क्या करोगे? तो ग्राहक है तो हम हैं, अगर ग्राहक ही नहीं है तो हम बैठ के क्या करेंगे? तो मैं आपको आज कहानी बताता हूं एक तुषार नामक व्यापारी की। अब तुषार भाई जो थे, बड़े रुआब से धंधा करते थे, उनकी अपनी एक जनरल स्टोर थी। मैं नया नया उस इलाके में शिफ्ट हुआ था, तो एक दिन मैं तुषार भाई के पास गया और तुषार भाई से मैंने बोला कि भैया मुझे कुछ सामान दे दो। तुषार भाई ने बोला यहां नहीं मिलेगा। तो मैंने बोला तुषार भाई कहां मिलेगा? बोले हमको नहीं मालूम, हमारा सर मत खाओ, 4 दुकान छोड़ के मिलेगा। मुझे बड़ा खराब लगा, ये कौन सा तरीका है ग्राहक से बात करने का? ऐसे कोई बात करता है अपने ग्राहक से? मैंने सोचा कि इसका कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो फिर मैं दुकान के बाहर आया। मेरा एक दोस्त बैंक का मैनेजर है और लोन डिपार्टमेंट में काम करता है। अभी लोन डिपार्टमेंट में मैनेजर होने के कारण उसे लोन देने के टारगेट्स होते हैं। मैंने उसे फोन लगाया और बताया कि भाई साहब आप तुषार भाई की दुकान पे जाओ और उनको बताओ कि उनकी दुकान बहुत पुरानी हो गई है और उनको रिनोवेशन करना चाहिए, और आपकी बैंक जो है दुकान की रिनोवेशन के लिए लोन देती है। तो मेरा दोस्त पहुंच गया अगले हफ्ते, तुषार भाई से मुलाकात की और उन्हें शॉप रिनोवेशन का लोन बेचकर आ गए। अब 1 महीने बाद में देख रहा था तुषार भाई अपनी दुकान खाली कर रहे हैं और सारा साफ सफाई हो रहा है। फिर कारपेंटर आए, फिर उन्होंने दुकान को नए सिरे से बनाना शुरू किया। 6 महीने लगे पूरा रिनोवेशन कंप्लीट होने में। 6 महीने बाद जब रिनोवेशन कंप्लीट होकर दुकान नई खुल गई, उसके 2-4 दिन बाद मैं फिर से गया तुषार भाई के पास और फिर से मैंने तुषार भाई के पास वही सामान मांगा जो मैंने 6 महीने पहले मांगा था। मैंने पूछा तुषार भाई ये सामान है? तुषार भाई ने कहा अरे ये सामान तो दुकान में नहीं है, पीछे गोडाउन में पड़ा है, आप रुकिए, मेरा लड़का जो है अभी भाग के गोडाउन में जाएगा और गोडाउन से ले आएगा। अब ये बात मैं अच्छी तरह से जानता था कि तुषार भाई का कोई गोडाउन है ही नहीं। उन्होंने क्या किया, अपने लड़के को दौड़ाया, बाजू के दुकान से वो सामान लाके मुझे बेचा। हालांकि उनको शायद उस सामान में बहुत ही कम या शायद 0 प्रॉफिट हुआ होगा, बट फिर भी उन्होंने मुझे एज अ कस्टमर जाने नहीं दिया। इस बार उन्होंने मुझे रूडली जवाब नहीं दिया। क्या आप जानते हैं कि तुषार भाई आजकल ग्राहकों से रूडली बात क्यों नहीं करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि अब तक वो एसेट साइड पे अग्रेसिव थे और लायबिलिटी साइड पे भी उन्होंने खुद का पैसा लगाया था, तो बड़े रुआब से धंधा करते थे। अब क्या हो गया, लायबिलिटी बढ़ गई, यहाँ पर एसेट है नहीं, और ग्राहक अगर खाली हाथ वापस चला गया तो जो थोड़ी बहुत कमाई हो सकती थी, जिससे बैंक की किस्त निकल सकती थी, वो अपॉर्चुनिटी हाथ से चली जाएगी। तो अब क्या सीखने मिला हमें ये सीखने मिला कि भाई तुषार भाई जो है उनको ग्राहकों की संतुष्टि के लिए अच्छे से बात करना जरूरी था, लेकिन किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग प्रोग्राम ये उनको नहीं सिखा सकती थी। ये उनको किसने सिखाया? लोन ने सिखाया। तो हम ये समझ रहे हैं कि जैसे जैसे तुषार भाई लायबिलिटी साइड पे एग्रेसिव होते चले गए, उनकी एसेट साइड पे विनम्रता बढ़ती गई। तो आइए समझते हैं क्या है इस वीडियो का मैसिव एक्शन प्लान। सबसे पहला पॉइंट, कंट्रोल की दिशा तय करें। क्या कहना चाहता हूं मैं? ये कहना चाहता हूं कि आप आज डिसाइड कीजिए किस साइड पे एग्रेसिव होना चाहते हैं, एसेट साइड पे या लायबिलिटी साइड पे। एक बार डिसीजन ले लिया कि किस साइड पे एग्रेसिव होना है, तो उसके बाद जो है आपको दूसरी साइड पे ऑटोमेटिकली कंजर्वेटिव होना पड़ेगा। अगर बैंक के पैसे से धंधा करना चाहते हैं तो ज्यादा इन्वेंट्री रखे, ज्यादा उधारी दे, ज्यादा आइडल कैश रखे। अगर खुद के पैसे से धंधा कर रहे हैं, कोई बात नहीं, कम इन्वेंट्री होगा चलेगा, कम उधारी देंगे चलेगा, कम कैश होगा तो भी चलेगा। तो दोनों तरफ में से आपको कहां एग्रेसिव होना है, इसका डिसीजन आज लीजिए। पॉइंट नंबर 2,
कभी भी दोनों तरफ से रिस्क ना ले। दोनों तरफ से रिस्क लेने वाले व्यापारी की परिस्थिति नगाड़े जैसी हो जाती है। जी हाँ, दोनों तरफ से बचता है फिर वो। तो ये जरूरी है कि आप दोनों साइड एग्रेसिव ना हो जाए। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, दोनों तरफ से कंजर्वेटिव भी ना हो जाए। बिकॉज दोनों तरफ से कंजर्वेटिव होने पे धंधे की रिस्क खत्म हो जाती है, लेकिन साथ में प्रॉफिट भी खत्म हो जाता है। यदि खुद के पैसे से धंधा कर रहे हैं, 6 महीने का स्टॉक पड़ा है, 3 महीने की उधारी दे रखी है और कैश भी साल भर का पड़ा हुआ है, तो क्यों कर रहे हैं आप धंधा भाई? ये तो बिल्कुल रिसोर्सेस का वेस्टेज हो रहा है, क्योंकि आपने कोई रिस्क नहीं लिया है। और क्योंकि कोई रिस्क नहीं लिया है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है इतनी अच्छी नहीं बैठ पा रही है, धंधे में लागत बहुत ज्यादा हो गई है और सामने रिटर्न जो है वो इतना अच्छा आप नहीं निकाल पा रहे हैं। वीडियो आपने देख ली होगी, अब आपको समझ आएगा कि क्यों कुछ व्यापारियों का दिवाला निकल जाता है। अब आपने देखा ही है पीछे एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में बड़ी बड़ी कंपनीज, भूषण स्टील, एमटेक ऑटो, जेपी एसोसिएट्स, ये सारी कंपनीज गई जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हुआ करती थी एक समय पे। क्यों? असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट ठीक से नहीं हुआ। तो आज के जितने पॉइंट्स है उसको प्रॉपरली लिखिए, मैसिव एक्शन प्लान को फॉलो कीजिए, अपनी बैलेंस शीट पे इन सारे पॉइंट्स को इंप्लीमेंट कीजिए ताकि कहीं आपका भी दिवाला ना निकल जाए। तो इसलिए ये लर्निंग को इंप्लीमेंट करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप इस लर्निंग को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करेंगे तो कभी भी आपका दिवाला नहीं निकलेगा। आपका बिजनेस में हमेशा दिवाली आएगी, दिवाला नहीं होगा। इसको ध्यान रखें। इस श्रृंखला में आगे बने रहें, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। इन वीडियोस को देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत